हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कोरिलेटिव कंजक्शन के बारे में बता रहा हूं। पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में सीखा। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, इसमें मैं पहले बता चुका हूं। इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज का जो कंजक्शन पार्ट है सबसे महत्वपूर्ण में से एक है, क्योंकि बिना कंजक्शन के हम अधिक देर बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते। कोई हमारी बात एक ही सेंटेंस में पूरी नहीं हो जाती है, इसलिए हमें दो या दो से अधिक सेंटेंस बोलने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं। और जब हम इनको लिखते हैं तब हमें कंजक्शन की सहायता लेनी पड़ती है। तो उसमें कुछ सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं और कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। अब बात ये आई कि ये कोरिलेटिव कंजक्शन क्या है। तो इस वीडियो में हम यही सीखने का प्रयास करते हैं कि कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो में। कोरिलेटिव कंजक्शन हमेशा जोड़े में रहते हैं। को रिलेटिव, को का मतलब सह, रिलेटेड माने संबंधित, अर्थात एक दूसरे के बिना अधूरा है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अर्थात ये जोड़े में रहते हैं। उन्हीं को हम कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। किसी किसी सेंटेंस में देखा होगा एक कंजक्शन नहीं आता, दो कंजक्शन उसमें आते हैं, जोड़े में आते हैं, तभी उस सेंटेंस का अर्थ क्लियर होता है। पहला नंबर है नॉट ओनली बट आल्सो। जब कभी नॉट ओनली आता है तो उसके साथ में बट आल्सो का प्रयोग जरूर होता है, अर्थात ये इसका साथी है, ये इसका जोड़ीदार है। नॉट ओनली के साथ में अगर बट आल्सो नहीं आता है तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, सेंटेंस का अर्थ नहीं निकलता है। अब इनका प्रयोग करते कैसे हैं? या तो हम वर्ड को जोड़ने में करते हैं, या फिर हम फ्रेज को जोड़ने में करते हैं, या फिर हम क्लॉज को जोड़ने में करते हैं। और इनका जिससे संबंध होता है उससे पहले प्रायः ही रखा जाता है। जिससे इनका संबंध होता है उसके पहले प्रायः ही रखा जाता है। अगर इधर उधर रख देते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। पहला उदाहरण देखते हैं। देखिए इसमें नॉट ओनली बट आल्सो का जो प्रयोग है एक वर्ड के रूप में कैसे किया गया, वर्ड के साथ में इसका कैसे किया गया। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, तो इसके पहले आया। देखिए तो किसके बारे में बता रहा है? इस वर्ड के बारे में, यहां वर्ड से संबंधित। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वह न केवल बुद्धिमान है बल्कि बट आल्सो डिलीजेंट, डिलीजेंट के पहले आया। अगर हम इसको इधर उधर रख दें तो सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा, उसका सही अर्थ नहीं निकलेगा। इसीलिए मैंने बताया जिस वर्ड से संबंधित हो तो उस वर्ड के पहले रखा जाएगा, जिस फ्रेज से संबंधित हो फ्रेज के पहले रखा जाएगा, और जिस क्लॉज से संबंधित हो तो उस क्लॉज से संबंधित अर्थात उस वर्ब से संबंधित है तो पहले रखा जाएगा। तो इसमें देखिए ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वह न केवल बुद्धिमान है बट आल्सो डिलीजेंट, लेकिन परिश्रमी है, बल्कि परिश्रमी है। तो देखा यहां पर दो वर्ड, एक वर्ड ये है और एक वर्ड ये है, और दोनों के पहले रखा गया है। इसके पहले नॉट ओनली और इसके पहले बट आल्सो।
तो देखा ये जोड़े में चलते हैं, ये इसका साथी है, इसके बिना ये अधूरा है। तो ये मैंने बताया वर्ड से संबंधित। किससे संबंधित? वर्ड से संबंधित। अब इसी में दूसरा चलते हैं फ्रेज। फ्रेज का मतलब सभी लोग जानते हैं, वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब ये होता है जिसमें वर्ब ना हो, अर्थात सेंटेंस ना बनने पाए, क्लॉज ना बनने पाए, तभी वो फ्रेज कहलाता है। फ्रेज का मतलब जिसमें दो या दो से अधिक शब्द हो और वो सेंटेंस या क्लॉज ना बने। फ्रेज में नॉट ओनली, अब नॉट ओनली किसके लिए आया? हिज ओल्ड फ्रेंड्स। नॉट ओनली हिज ओल्ड फ्रेंड्स। देखिए इसमें 1 2 3 वर्ड है, तो ये क्या फ्रेज है? नॉट ओनली हिज ओल्ड फ्रेंड, न केवल उसके पुराने मित्र, बट ऑल्सो हिज वर्कर्स। ये भी देखिए यहां पर ये क्या है? एक फ्रेज है। तो बट ऑल्सो इसके लिए आया और नॉट ओनली हिज ओल्ड फ्रेंड्स के लिए आया। तो नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स, न केवल उसके पुराने मित्र, बट ऑल्सो हिज वर्कर्स, बल्कि उसके जो कर्मचारी हैं, आर एट द पार्टी, पार्टी पर मौजूद थे, उपस्थित थे। तो ये देखा, ये फ्रेज से संबंधित बताया। तो ये मेरे बताने का तात्पर्य ये है कि उसके ठीक पहले ही रखा जाता है जिससे संबंधित बताया जाता है। और अगर इधर उधर रख दिया गया तो सेंटेंस का अर्थ क्लियर नहीं होता, उसका अर्थ गड़बड़ हो जाता है। अब आगे देखते हैं, लिखा है क्लास। क्लास से संबंधित क्या है? क्लास, क्लास का मतलब ये देखिए, क्लास मैं पहले क्लास के बारे में पहले वीडियो बना चुका हूं। क्लास के बारे में मैंने विधिवत समझाया कि क्लास होता क्या है। जब कोई बड़ा सेंटेंस होता है और उसमें छोटे छोटे कई सेंटेंस निकल आते हैं जिसमें कई जगह फाइनाइट वर्ब होती हैं, तो जितनी जगह फाइनाइट वर्ब होती हैं अलग अलग, वो और पूरा एक सेंटेंस बड़ा सा होता है, फुल स्टॉप बाद में लगता है जाकर के, उसमें छोटे छोटे कई सेंटेंस निकलते हैं, उन्हीं छोटे छोटे सेंटेंस को हम क्लास कहते हैं। तो इसमें देखिए, सी नॉट ओनली टॉट मी। अब यहां पर सी, अब यहां वर्ब से संबंधित है, ये क्लास बनेगा। ये देखिए फाइनाइट वर्ब है। तो सी नॉट ओनली टॉट मी, उसने मुझे न केवल पढ़ाया, उसने मुझे न केवल पढ़ाया, बट ऑल्सो गेव बुक्स। तो यहां पर देखिए एक क्लास ये है, ये फाइनाइट वर्ब है, यहां पर ये फाइनाइट वर्ब है, और यहां पर सब्जेक्ट यही है। अगर हम इसको नॉट ओनली, अक्सर लोग क्या करते हैं, इस सेंटेंस को अगर बनाएंगे तो यहां लिख देंगे पहले नॉट ओनली सी टॉट, तो सी के लिए नहीं है ये नॉट ओनली, यहां पर ये वर्ब के लिए है। ये देखिए वर्ब के पहले, ये देखिए वर्ब के पहले, तो इसमें दो क्लास हैं। तो क्लास में किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है, ये हमेशा नॉट ओनली और बट आल्सो जो जोड़े में चलते हैं। तो देखा यहां पर वर्ब के पहले जो फाइनाइट वर्ब है उसके पहले रखा गया, इसमें भी वर्ब के पहले रखा गया। तो हमने इसमें यह सीखा कि वर्ड के लिए, फ्रेज के लिए, क्लास के लिए, सब के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे कोरिलेटिव जो कंजंक्शन है उनका प्रयोग इस तरह से किया जाता है, और प्रायः उसी के पहले प्रयोग किया जाता है, और एक जो जोड़े में आते हैं एक दूसरे के बिना अधूरा है और सेंटेंस का अर्थ क्लियर नहीं करता है। दूसरे नंबर पर देखते हैं आइदर आर, पढ़ा होगा। अब आइदर का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए अगर है तो दोनों में सब्जेक्ट के पहले आएगा, ऑब्जेक्ट के लिए है तो ऑब्जेक्ट के पहले दोनों में आएगा, या फिर वर्ब से रिलेटेड है तो वर्ब के पहले दोनों में आएगा। और इसका भी उसी तरह से वर्ड, फ्रेज और क्लास से संबंधित है। जैसे वर्ड से आइदर मोहन, अब देखिए मोहन के लिए आइदर मोहन आर हिज फादर, ये वर्ड से। अब इसमें फ्रेज भी हो गया, इसमें वर्ड भी है, तो यहां पर हम या आइदर मोहन आर सोहन इस तरह से लिख सकते थे, तो दोनों में वर्ड हो जाते। तो आइदर मोहन आर हिज फादर हेल्प्ड हर, अब यहां पर एक ही वर्ब है ये। अब देखिए इसमें जो है ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है,
तो यहां से लेकर के इतना ये सब्जेक्ट पार्ट है। तो देखिए मोहन के पहले आइदर आया, हिज फादर के पहले आ रहा है। तो ये देखिए इस प्रकार से जिससे संबंधित है उसी के पहले आ रहा है। हिज फादर गेव हिम आइदर, इसमें सब्जेक्ट से संबंधित था। दूसरे में देखिए हिज फादर गेव हिम, उसके पिताजी ने उसे दिया। हिज फादर गेव हिम, उसके पिताजी ने उसे दिया आइदर अ ब्यूटीफुल वॉच। अब यहां पर इतना यहां को सेंटेंस चल रहा है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर ये दो जो जुड़े हुए हैं ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, आइदर ऑब्जेक्ट से संबंधित है, आइदर अ ब्यूटीफुल वॉच फ्रेज में लिखा हुआ, या हिज फादर गेव हिम आइदर अ ब्यूटीफुल वॉच, उसके पिता ने उसे या तो एक सुंदर घड़ी दिया या फिर कॉस्टली मोबाइल, अ कॉस्टली मोबाइल। तो देखिए जो ऑब्जेक्ट है उसके पहले लिखा हुआ है, दोनों के पहले लिखा हुआ है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसमें सब्जेक्ट के पहले था, इसमें ऑब्जेक्ट के पहले आया। अब इसमें इसी तरह से लिख लेते हैं क्लास से संबंधित। देखिए वर्ब के पहले लिखा हुआ है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, एक वर्ब ये है यहां पर। तो इस तरह से क्लास हो गया। तो आइदर डू दिस वर्क, या तो इस काम को करिए, आर गो योर होम, या फिर अपने घर जाइए। तो देखिए यहां पर इसके पहले, ये इसके पहले। तो ये मेरे बताने का तात्पर्य है कि सब्जेक्ट से संबंधित है तो दोनों में सब्जेक्ट के पहले आएगा, अर्थात सब्जेक्ट पार्ट जो उसमें होगा वो पहले ही आएगा। अगर ऑब्जेक्ट से संबंधित हो ऑब्जेक्ट बाद में आता है तो दोनों के पहले आएगा, और अगर वर्ब से संबंधित है तो क्लास बना रहा है तो क्लास के पहले आएगा। उसी का ये आइदर आर, उसी का ये निगेटिव है नाइदर नॉर। तो बिल्कुल उसी तरह से ये भी है वर्ड से संबंधित। सरिता हेल्प्ड नाइदर सुरेश और रमेश, सरिता ने ना तो सुरेश की सहायता किया और ना ही रमेश की किया। अब ये दोनों ही यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये दोनों ही क्या है यहां पर ऑब्जेक्ट है, और ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, तो ऑब्जेक्ट के पहले आ गया। फ्रेज नाइदर हिज फादर, अब ये फ्रेज है, अब ये सब्जेक्ट की जगह है, तो यहां से यहां तक पूरा सब्जेक्ट है। तो नाइदर हिज फादर नॉर हिज ब्रदर्स, तो देखिए ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में जो दो भागों में नाइदर नॉर से बटा हुआ है तो उसके पहले दोनों में रखा है, इसके लिए ये और इसके लिए ये। अब इसमें देखिए एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, हिज फादर सिंगुलर है, हिज ब्रदर प्लूरल है। तो प्लूरल वाला हमेशा बाद में रखा जाता है, और उसी बाद में जो रखा जाता है उसी के अनुसार ये क्रिया लगाई जाती है, आर गोइंग टू आगरा। तो ये देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले ही दोनों में प्रयोग किया गया। इसके बाद इसी तरह से हम क्लास में बना सकते हैं, जिस तरह से अभी मैंने इसमें बताया था उसी तरह से इसमें भी बना सकते हैं, लेकिन ये दोनों मिलते जुलते हैं, इसका निगेटिव है इसलिए मैं इसको नहीं बताया। अब इसके बाद देखिए वेदर और, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव यस नो टाइप का होता है, तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो कनेक्टर उसमें इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पर हमें वेदर का ही प्रयोग करना पड़ता है, इफ का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। जब उस सेंटेंस में आर आता है, आगे और आता है, तो उसमें हमेशा वेदर का ही प्रयोग किया जाता है, इफ का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे ये देखिए ही आस्क्ड मी वेदर आई लाइक टी और कॉफी, ये देखिए वेदर के। अब देख लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, तो ही आस्क्ड मी, इफ यहां पर अगर लगा देंगे तो सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आर लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें चयन है, चयन की बात में कि क्या पसंद है। उसी तरह से इसमें देखिए द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर ही वुड गो होम आर नॉट, कि अध्यापक ने, अब ये रिपोर्टिंग वर्ब है, द स्टूडेंट, अब ये कनेक्टर आ गया। अगर यहां पर इफ लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आगे आर लगा हुआ है,
क्योंकि इसमें चयन की बात हो रही है। तो ये ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें वेदर के साथ में आर का प्रयोग किया जाता है, और ये प्रायः इस तरह के सेंटेंस होते हैं कि इफ के स्थान पर वेदर का प्रयोग, इफ के स्थान पर वेदर का प्रयोग, और जब वेदर का प्रयोग किया जाता है तो उसके साथ में आर का भी प्रयोग किया जाता है। 5th नंबर है नो सूनर देन। नो सूनर के साथ में देन का प्रयोग किया जाता है। अब नो सूनर अकेले कभी नहीं आएगा, उसके साथ में देन आएगा। और जब नो सूनर का प्रयोग किया जाता है, नो सूनर देन का जब प्रयोग किया जाता है तो वो एक इंट्रोगेटिव सिस्टम लेता है, और जब ये एक निगेटिव सेंस रखता है और इसका अफर्मेटिव सेंटेंस एज सून एज होता है। ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में बताया है कि अफर्मेटिव से निगेटिव या निगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, कैसे इंटरचेंज किया जाता है, उसमें मैंने ये बताया है। तो निगेटिव सेंस रखता है, तो नो सूनर के साथ में देन आता है, और ये एक इंट्रोगेटिव सिस्टम लेता है। इंट्रोगेटिव सिस्टम का मतलब ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वह सब्जेक्ट के पहले आती है। उदाहरण देखते हैं, नो सूनर हैड। अब देखिए पास्ट परफेक्ट का ये सेंटेंस है, तो हैड वर्ब यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट है। नो सूनर हैड दे रीच्ड, तो इंट्रोगेटिव सिस्टम आ गया। तो नो सूनर हैड दे रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड, अर्थात वे स्टेशन पहुंचने भी ना पाए थे कि क्या हुआ, ट्रेन चल दी। अर्थात जो ही वे स्टेशन पहुंचे क्या हुआ, ट्रेन चल दी। तो इसमें ये देखा कि इसमें पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस है, और नो सूनर के साथ में किसका प्रयोग किया गया, देन का। तो ये देखा कि कोरिलेटिव कंजक्शन है जो जोड़े के साथ में आता है। दूसरा नंबर मैंने क्या बताया, ये निगेटिव सेंस रखता है। किसका निगेटिव सेंस है, एज सून एज का। और तीसरा नियम मैंने क्या बताया कि ये जो है एक इंट्रोगेटिव सिस्टम लेता है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब जो आती है इसमें वह क्या होती है, इसमें सब्जेक्ट के पहले आती है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, नो सूनर डिड आई रीच। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो देखिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा है, डिड पहले रखा हुआ है। तो नो सूनर डिड आई रीच होम देन, और जब यहाँ पर हम एज सून एज का सिस्टम लगाते हैं तो इंट्रोगेटिव सिस्टम नहीं रहता, देन का प्रयोग नहीं करते और उसकी जगह पर कामा लगाते हैं। तो ये देखा कि कोरिलेटिव कंजक्शन किस तरह से इसमें जोड़े में चला। 6 नंबर, सच के साथ में एज का प्रयोग। सच के साथ में एज का प्रयोग, तब इसका अर्थ क्या निकलता है, ऐसा, ऐसी, ऐसे, और इसके साथ में आगे जो, जिसे या जिसको, और इससे क्या बनता है, एक एडजेक्टिव क्लॉज बनता है। क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एडजेक्टिव क्लॉज बनता है। जैसे देखिए उदाहरण, आई नो सच ए बॉय। मैं ऐसे लड़के को जानता हूं, मैं ऐसे लड़के को जानता हूं जो इज एट द पार्टी, जो पार्टी पर मौजूद है, जो पार्टी पर है। तो यहां पर देखिए सच के साथ में क्या लगा है, सच के साथ में एज का प्रयोग किया, और ये एडजेक्टिव क्लॉज यहां से बन गया। तो सच के साथ में किसका प्रयोग हुआ, एज का, और हिंदी यहां पर मैंने लिख दिया है, और ये एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में बना। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, डोंट हेल्प सच ए बॉय। ऐसे लड़के की सहायता मत करिए जो इज नॉटी, कैसा है, शरारती है। तो यहां पर ये देखिए ये एडजेक्टिव क्लॉज बन गया, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो ये देखा कि इसमें सच एज का प्रयोग किसमें किया जाता है, एक एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सच के साथ में दैट। अभी सच के साथ में एज आया था, अब सच के साथ में दैट। अब सच के साथ में जब दैट आता है तो ये नाउन क्लॉज बनाता है। किस तरह से, इट वॉज सच ए डार्क नाइट, या इस तरह की अंधेरी रात थी, दैट वी स्टॉप ट्रेवलिंग, कि हमने अपनी यात्रा स्थगित कर दी, अपनी यात्रा को रोक दिया। तो यहां पर देखिए की निकला। अब जानते हो कि नाउन क्लॉज में क्या निकलता है ज्यादा, की। इसमें क्या निकला था, जो। दूसरा इसमें देखिए, सच वाज हिज राइटिंग,
उसका इस तरह का लेख था दैट कि एवरीवन लाइक्ड इट, कि प्रत्येक व्यक्ति ने उसे पसंद किया। तो किसको पसंद किया? राइटिंग। तो ये हिंदी इसीलिए मैंने इसमें लिखा है, इससे क्लियर हो गया होगा। तो ये यहाँ पर सच एज किस तरह से प्रयोग होता है, सच दैट का किस तरह से प्रयोग किया जाता है। 8वां नंबर, एज के बीच में या सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, उसका प्रयोग करके हम सेंटेंस बनाते हैं। तो ये जोड़े में ही आते हैं, ये इसके साथ में ये, इसके साथ में ये, इस तरह से। जैसे हीना इज एज ब्यूटीफुल एज मोहिनी, हीना उतनी ही सुंदर है जितनी सुंदर मोहिनी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री है ये, और एज के बीच में रखा है। इसी तरह से रमेश इज नॉट सो वाइज, रमेश इतना बुद्धिमान नहीं है, ये भी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है, सो और एज के बीच में है, इस तरह से। एज मालनी, एज मोहन, तो रमेश इज नॉट सो वाइज एज मोहन, अर्थात तो रमेश उतना बुद्धिमान नहीं है जितना बुद्धिमान कौन है? मोहन है, अर्थात मोहन अधिक बुद्धिमान है। नेक्स्ट देखते हैं बोथ एंड। बोथ के साथ में एंड का प्रयोग किया जाता है, किस तरह से? शब्द को जोड़ने के लिए या फ्रेज के जोड़ने के लिए। तो किस तरह से? हेमा इज बोथ टॉल एंड ब्यूटीफुल, ये देखिए बोथ के साथ में क्या आया? कोरिलेटिव कंजक्शन एंड आया। तो बोथ एंड, अब दोनों क्वालिटी यहां पर एडजेक्टिव शब्द, इसकी विशेषता बताई गई है दोनों। देखिए कि हेमा इज दोनों चीज है, कि अर्थात वो लंबी है और क्या है उसके साथ साथ में सुंदर भी है। तो बोथ के साथ में किसका प्रयोग? एंड, ये शब्दों को जोड़ रहा है जो एक ही तरह के, एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित है, अर्थात दोनों ही एडजेक्टिव हैं। द स्टूडेंट वॉज बोथ पनिश्ड एंड फाइन्ड, अर्थात विद्यार्थी को दोनों चीज किया गया, उसको दंडित भी किया गया और उस पर जुर्माना भी लगाया गया। तो इस तरह से बोथ और एंड का प्रयोग किया गया। नंबर है हार्डली स्कार्सली, इसका मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, और इसका साथी कौन है? इसका जोड़ा कौन है? इन दोनों का जोड़ा व्हेन है, अर्थात हार्डली के साथ में व्हेन आता है। और हार्डली और स्कार्सली का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में किया जाता है, और जो व्हेन के साथ में जो क्लॉज बनता है वह पास्ट इंडेफिनिट होता है। अर्थात बड़ी मुश्किल से, काम तो हो गया वो, लेकिन बड़ी मुश्किल से होता है, फिर इसके बाद दूसरा काम होता है, अर्थात वो कार्य समाप्त होने ही नहीं पाता कि दूसरा हो जाता है, लेकिन वो समाप्त तो हो जाता है, तभी बड़ी मुश्किल से। तो इसका क्या आता है? इसके साथ में व्हेन आता है ये। तो इसमें देखिए हार्डली, ये पास्ट परफेक्ट में लिखा है, इसके बाद ये व्हेन। अब इसमें विद्यार्थी गलती कहां करते हैं? जब करेक्शन के लिए सेंटेंस में आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या इंटरमीडिएट में, अगर यहां पर व्हेन न लिखा हो, देन लिख दे या देन लिख दे, देन का मतलब होता है तब, तो सेंटेंस गलत हो जाता है। क्योंकि मैंने बताया कि इसका साथी कौन है, इसका सहयोगी कौन है, इसका जोड़ीदार कौन है? व्हेन, ना कि देन और कौन? देन। तो और इसमें मैंने बताया कि हार्डली स्कैर्सली का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में किया जाता है, और जो दूसरा क्लॉज आता है जो व्हेन से स्टार्ट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। दूसरा इसमें आई हैड स्कार्सली रीच्ड स्कूल, मैं स्कूल बड़ी मुश्किल से पहुंच पाया था कि घंटी बज गई, अर्थात मैं स्कूल तो पहुंच गया लेकिन बड़ी मुश्किल से पहुंचा और फिर घंटी बजी, अर्थात काम पूरा हो गया लेकिन मुश्किल से हुआ, फिर इसके बाद घंटी बजी। तो ये ध्यान रखना है कि देन का प्रयोग नहीं करना इसके साथ में, या देन का प्रयोग नहीं करना है, किसका प्रयोग करना है? व्हेन का प्रयोग करना है। अब इसमें और एक सिस्टम है कि इंट्रोगेटिव सिस्टम, स्कार्सली के साथ में एक इंट्रोगेटिव सिस्टम भी रहता है। इंट्रोगेटिव सिस्टम सेंस वही रहता है। देखिए ये जो मैंने लिखा था उसी को यहाँ पर, ये जो मैंने लिखा है इसी को दूसरा तरीके से, स्कार्सली को पहले कर लिया, इसको हेल्पिंग वर्ब को पहले कर लिया, तो ये डायरेक्ट सिस्टम, वो इंट्रोगेटिव सिस्टम हो गया। स्कार्सली है अर्थात सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, स्कार्सली को पहले रख दिया। तो अगर इस तरह से सेंटेंस कभी आ जाता है तो सेंटेंस करेक्ट है, इसी तरह से रखा जाता है। तो स्कार्सली हैड आई रीच्ड स्कूल व्हेन द बेल रैंग,
अब ये नहीं कि इंट्रोगेटिव सिस्टम है, सिस्टम इंट्रोगेटिव है, मतलब इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, ये असर्टिव सेंटेंस है। अगला नंबर देखते हैं, द मोर, उतना अधिक, जितना अधिक, ये भी आता है एक कोरिलेटिव कंजक्शन में कि द मोर के साथ में द मोर ही आएगा। द मोर यू स्टडी, जितना अधिक तुम पढ़ोगे, फ्यूचर में बोलेंगे, जितना अधिक तुम पढ़ोगे, कामा भी लगेगा इसमें, द मोर यू नो, उतना अधिक तुम्हें जानकारी होगी, उतना अधिक तुम ज्ञान प्राप्त करोगे, तुम्हें जानकारी होगी। तो देखिए यहां पर द मोर फ्यूचर में बोलेंगे, तो द मोर का साथी कौन निकला, द मोर निकला। इसी तरह से द मोर यू प्ले, जितना अधिक तुम खेलोगे तो क्या होगा, द मोर यू स्टे हेल्दी, उतना अधिक तुम स्वस्थ बनोगे। तो ये देखा कि द मोर का भी एक कोरिलेटिव कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सो दैट। ट्रांसफॉर्मेशन में बताया गया था रिमूव टू, उसमें आया था कि जब हम रिमूव टू को करते हैं तब हम उसमें जो ये यहां पर सो दैट का प्रयोग करके सेंटेंस बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं, अब ये देखिए यहां पर ये बीच में एडजेक्टिव शब्द रखा है पॉजिटिव डिग्री में, ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर है कि, इतना कि वह इतना कमजोर है कि ही कैन नॉट रन फास्ट, कि वो तेज नहीं दौड़ सकता। तो ये ध्यान दीजिए कि सो दैट किसमें प्रयोग किया जाता है, सो दैट अलग अलग जब प्रयोग किया जाता है तो कि, और सो दैट जब एक साथ होता है तब वो पेयर में नहीं होता, क्योंकि एक साथ होता तब उसका मतलब होता है ताकि, और जब सो दैट के बीच में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आता है तब वो इतना की सेंस रखता है। अब जब ये प्रेजेंट में हो इसका ये, तब यहां पर कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, जब पास्ट में हो तो यहां पर कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। कब ये सिस्टम रखते हैं, जब यहां पर पॉजिटिव डिग्री एक निगेटिव सेंस रखता हो। निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है, वीक का मतलब कमजोर, वीक का मतलब कमजोर, हेल्दी का मतलब स्वस्थ, तो इसका उल्टा हुआ, अर्थात ये निगेटिव एक सेंस रखता है, कमजोर, अच्छा, हेल्दी, ये पॉजिटिव सेंस रखता है। उसी तरह से मैंने एक पॉजिटिव सेंटेंस वाला उदाहरण रखा है जिसमें कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे सी इज सो ब्यूटीफुल दैट, वो इतनी सुंदर है कि एवरीवन प्रेजेस हर, कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी प्रशंसा करता है, उसकी सराहना करता है। तो अब यहां पर ये देखिए ब्यूटीफुल, यहां पर ब्यूटीफुल एक पॉजिटिव सेंस रखता है, इसका निगेटिव सेंस क्या है, अगली। सी इज सो अगली दैट नो वन कुड, इस तरह से, या सीधा दैट एवरीवन कुड नॉट लाइक हर, तो इस तरह से निगेटिव सेंटेंस वाला बन जाता है। तो ये पॉजिटिव सेंस रखता है, इसलिए इसके साथ में ये कैन नॉट या कुड नॉट वाला सिस्टम नहीं चलता है। आखिरी और जो 13 नंबर है लेस्ट, लेस्ट के साथ में शुड का प्रयोग किया जाता है, और लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि, ये पूरा अर्थ होता है। तो लेस्ट के साथ में ये इसका जोड़ा, इसका साथी शुड है। वॉक स्लोली, धीरे से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फॉल डाउन, कि तुम गिर पड़ो। तो ये देखा कि ये लेस्ट का साथी कौन है, यहां पर शुड। लेस्ट के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है, शुड का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से मैंने कोरिलेटिव कंजक्शन के बारे में बताया। कोरिलेटिव कंजक्शन का मतलब क्या होता है ये भी मैंने बताया। ये पेयर में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरा रहता है। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कुछ होते हैं और कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, जिनमें से ये कुछ कोरिलेटिव कंजक्शंस बन जाते हैं। कुछ सबऑर्डिनेट के कुछ कंजक्शंस हैं जो कोरिलेटिव होते हैं, कुछ कोऑर्डिनेटिंग के होते हैं। इनके बिना हमारी लैंग्वेज, हमारी बातचीत, हमारा लेख
संभव नहीं है, क्योंकि हम एक ही सेंटेंस में कोई बात नहीं कह सकते। हमें पूरी बात कहनी है तो उसमें बहुत से सेंटेंस बोलने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं। तब हमें इन कंजक्शन का सबऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शंस जो उन्हीं से निकल करके आए हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए। जिन्होंने मेरा भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र मिलता रहे। अगली वीडियो में पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।